हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं और जेम्स ग्रेटर नोएडा की 100 स्टाफ नर्स वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वैकेंसीज़ नहीं बताऊंगी बल्कि पूरे एडवर्टाइजमेंट को पूरी एक ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो लाइक कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन से रिजर्वेशन मिलेंगे, एज लिमिट क्या है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वालों में क्या एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस किसके लिए ज़रूरी है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी और फॉर्म भरते समय कि कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें मैं बताऊँगी, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी जिम्स की, जिसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले भी अपलोड की थी। ठीक है, तो आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर्म की डेट है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो 10 अगस्त 2026 से ओपन हो गई हैं और एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2026 तक है, यानी कैंडिडेट्स को लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, एडवर्टाइजमेंट में साफ लिखा है कि लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन या फी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जैसा कि आप इस एप्लीकेशन इसमें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें लास्ट डेट आपका 7 सितंबर को दिया हुआ है, तो 7 सितंबर तक आपको इंतज़ार नहीं करना है और इसके बाद भी ना ही आपका फॉर्म फिल होगा ना ही आपका फीस एक्सेप्ट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। ठीक, तो इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 100 हैं। ठीक है, तो इसको कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है कि लाइक रिजर्वेशन किसको किसको मिला है। तो यूआर कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की 40 पोस्ट हैं। ठीक है, ओबीसी की 27 पोस्ट हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे, एससी की 21 पोस्ट हैं, एसटी की 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट हैं और इस तरह टोटल 100 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये हो गई वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या है कि ये रिजर्वेशंस तो होंगी ही, प्लस इन रिजर्वेशंस में वुमेन्स की जो सीट होगी वो 20% होंगी। ठीक है, लाइक मतलब 100 पोस्ट है तो 100 पोस्ट में 20 पोस्ट तो वुमेन्स की तो होंगी ही। देन एक्स सर्विसमैन की 5 पोस्ट होगी क्योंकि 5% रिजर्वेशन है। ठीक, फिजिकली हैंडीकैप्ड्स की 4% होंगी। ठीक, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की डीएफएफ की 2% होगी, मतलब 2% 2 पोस्ट होंगी। इस तरह ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें ध्यान देने बात ये है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को वर्टिकल रिजर्वेशन की तरह अलग से जोड़कर 100 के ऊपर वैकेंसीज नहीं समझना है। ठीक है, ये रिजर्वेशन एप्लीकेशन कैटेगरीज के अंदर ही हॉरिजॉन्टल बेसिस पर लागू होती हैं। ठीक है, लाइक कि ये है कि 100 में 20 पोस्ट तो वुमेन्स की होंगी ही। ठीक है, वो यूआर में ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को मिला के इतनी पोस्ट वुमेन्स की होंगी ही। इसी तरह एक्स सर्विसमैन की, इसी तरह फिजिकली हैंडीकैप्स की और इसी तरह डीएफएफ की, मतलब डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, कौन पर्सन स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक, तो एडवर्टाइजमेंट में 2 मेन रूट्स दिए गए हैं। पहला क्या है कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन आईएनसी से हो या फिर किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो। दूसरा, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स, ठीक, और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसके बाद जो है वो है जीएनएम कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जीएनएम कैंडिडेट्स का क्या है कि वो जीएनएम कंप्लीट हो उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका एक्सपीरियंस हो वो रजिस्ट्रेशन के बाद का ही वैलिड होगा, रजिस्ट्रेशन के पहले जितना एक्सपीरियंस होगा वो वैलिड नहीं होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट में एज कैलकुलेट करने की जो डिसीड्यू डेट दी गई है वो 1 जुलाई दी गई है। कैंडिडेट की एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 जुलाई से कैलकुलेट कर लें, जिसकी एज 21 साल से कम है वो फिल नहीं कर पाएगा और जिसकी एज 40 साल से ऊपर है वो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन।
ठीक है। एज लिमिट में कैसे रिजर्वेशंस मिलेंगे इनको, तो ये स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशंस भी दिया गया है। जैसे यूपी, ये क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के अंडर है तो SC ST OBC कैंडिडेट्स को रिलेवेंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है। यूपी गवर्नमेंट के परमानेंट जो एम्प्लॉयज हैं, जो पहले से यूपी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने रिलेवेंट फील्ड पे, मतलब सेम फील्ड पे 3 साल रेगुलर सर्विस की है, उन्हें भी प्रिस्क्राइब कंडीशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 5 इयर्स तक रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी के हैं उनको भी मैक्सिमम एज लिमिट 15 इयर्स तक है। ठीक है। तो रिलैक्सेशन का प्रोविजन दिया गया है, तो ये है कि उनका जो एज लिमिट 40 इयर्स प्लस 15 इयर्स और होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट में 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है इस तरह दिए गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो हर एक कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। ठीक। तो एडवर्टाइज में क्लियरली लिखा है कि रिजर्व्ड पोस्ट का बेनिफिट केवल यूपी के ओरिजिनल रेसिडेंट यानी डोमिसाइल कैंडिडेट्स को परमिसिबल है, उन्हीं को मिलेगा। इसलिए अगर आप यूपी के डोमिसाइल नहीं है आपके पास तो ये रिजर्वेशन का आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। यूपी के रहने वाले हैं, आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप डोमिसाइल बनवा लें। ठीक है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की। अगर आप रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका मैं अभी इस पे अटैच कर दे रही हूँ कि लाइक उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है। ठीक है। SC ST OBC EWS सभी कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन सर्टिफिकेट को प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से जारी करवाएं कर रख लें, और जो सर्टिफिकेट एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक वैलिड होनी चाहिए। ठीक है। फिर खासकर OBC EWS पर एडवर्टाइजमेंट के अनुसार OBC और EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद इशू हुआ होना चाहिए और एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है। तो मेनली इसमें OBC और EWS को ये भी ध्यान देना है कि जो उनका सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए और एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक वैलिड भी होना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट्स। ठीक है। तो EWS कैंडिडेट्स के लिए फैमिली इनकम या एसेस्ट सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में भी होना चाहिए। ठीक है। कि लाइक उनका जो इनकम है वो पूरा एक उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनका EWS एक वैलिड माना जाएगा। ये सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू होना चाहिए और एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए EWS कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट पहले से चेक कर लें। तो EWS के लिए एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो अपना इनकम और एसेट सर्टिफिकेट पूरा उसी फॉर्मेट में बनवा लें। ठीक। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस। UR कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो 1100 रुपये है और 18% GST यानी 198 रुपये के साथ टोटल 1298 रुपये लगेगा। OBC EWS का 1100 रुपये फीस होगी और 198 रुपये इसके GST 18%, टोटल इसका होगा 1298 रुपये। ठीक। SC ST का 800 रुपये फीस होगी, 18% GST 144 रुपये जो कि GST होगी इसकी, और 944 रुपये इसकी फीस होगी। ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए की फीस 0 रुपये होगी। ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी अदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरीज को अपनी जो फीस है वो उनके बेसिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग फीस पे करनी पड़ेगी। लाइक अगर फीमेल UR कैटेगरी में आ रही है तो वो उनके अकॉर्डिंग फीस पे करनी पड़ेगी, या OBC में आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग, SC ST में आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। अब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस समझते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार एप्लीकेशन प्रोसेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, फिलिंग डिटेल्स। तीसरा पॉइंट है अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ क्या है, पेमेंट ऑफ फीस एंड सबमिशन। एंड फिफ्थ पॉइंट है क्या है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। कैंडिडेट्स को ये पूरा प्रोसेस एक ही सिटिंग में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं फॉर्म करेक्शन की। फॉर्म भरने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है कि एडवर्टाइजमेंट के अनुसार फाइनल सबमिशन के बाद कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन में करेक्शन केवल एक बार ही कर सकते हैं। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन केयरफुली चेक कर लें। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो स्टाफ नर्स के लिए सीबीटी बेसिस पे एग्जामिनेशन होगा। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। जो टोटल कोई 80% आपका थ्योरेटिकल रहेगा और 20% आपका प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपके नर्सिंग फील्ड से ही हैं। इसका मतलब कि प्रिपरेशन करते समय केवल थ्योरी पढ़ना पर्याप्त नहीं है, प्रैक्टिकल नर्सिंग नॉलेज को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। तो जो बच्चे भी फ्रेशर्स हैं तो वो भी थोड़ा सा को रिलेट करके ही पढ़ें। ठीक है। अब नेक्स्ट बात है निगेटिव मार्किंग की। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग हर एक रॉन्ग आंसर पर आपको क्वेश्चन के लिए जो भी टोटल मार्क्स अलॉटेड हैं उसका 1/4 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, एक नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो उसका 1/4 नंबर कट हो जाएगा वो निगेटिव मार्किंग में। उस क्वेश्चन का तो नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, प्लस 1/4 मार्क्स और भी कट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किया तो उसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, इसलिए केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आप रीजनेबली कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उसको आप अटेम्प्ट मत करें। ठीक है, नहीं तो आपका निगेटिव मार्किंग भी हो जाएगा अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो। अब नेक्स्ट बात, मार्क फॉर रिव्यू। अगर आप क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू रख दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा सीबीटी बेसिस पे। तो ध्यान क्या देना है इसमें, रिव्यू का जो ऑप्शन सेक्शन के एक्टिव रहने तक ही यूज किया जा सकता है। जब तक वो सेक्शन ऑन रहेगा तभी आप मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आपका यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं तो वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन सबमिट होने के बाद उस सेक्शन के क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर पाएंगे आप। ठीक, अब नेक्स्ट बात क्या है कि अनआंसर्ड मार्क्ड फॉर रिव्यू। अगर आपने क्वेश्चंस को केवल मार्क फॉर रिव्यू किया है और आंसर नहीं किया है तो सेक्शन का टाइम खत्म होने पर वह क्वेश्चन अनआंसर्ड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने आंसर भी सिलेक्ट किया है और मार्क फॉर रिव्यू भी किया है तो वह आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। सही होने पर मार्क मिलेंगे और गलत होने पर निगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसलिए जो आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा है और अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन शायद गलत हो सकता है तो उसको आंसर मत करें, और आपको लग रहा है कि हाँ सही है तो आप उसको कर दें, क्योंकि फाइनली सबमिट वही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो स्टेज है वो सीबीटी के मेरिट पे डिपेंड करेगा। दूसरा बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो 3 कैटेगरीज हैं, 3 स्टेजेस हैं। पहला सीबीटी बेसिस पे आपका एग्जाम होगा और उसका मेरिट डिसाइड करेगा। फिर दूसरा उसी मेरिट के बेसिस पे आपका बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देन नेक्स्ट क्या है, अगर 2 या उससे ज्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल आते हैं तो टाई की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो उसमें जो ओल्डर कैंडिडेट यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले है उसे हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जैसे कि लास्ट बॉर्डर में है और 2 कैंडिडेट्स हैं और दोनों के ही मार्क्स सेम है तो जो पर्सन एज में बड़ा होगा उसी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट बात एग्जाम सेंटर की। कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस देनी होगी, लेकिन एग्जैक्ट अलॉटेड सेंटर या फाइनल सेंटर हॉल टिकट के समय प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपकी प्रिफर्ड सिटी में स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा तो नियरेस्ट अवेलेबल सिटी अलॉट की जा सकती है। नेक्स्ट, एग्जाम का लैंग्वेज क्या होगा। एक अच्छी बात कैंडिडेट्स के लिए ये है कि एग्जामिनेशन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उन कैंडिडेट्स को जिनकी थोड़ी इंग्लिश वीक है, और ये बहुत अच्छा रहेगा जिन्होंने थोड़ी भी अच्छी प्रिपरेशन की है, उनका सिलेक्शन तो तय है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एनओसी फॉर वर्किंग कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रेगुलर सर्विस में हैं
तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखें, एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलर सर्विस में जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनको NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही फॉर्मेट में अपलोड करें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिलेवेंट अथॉरिटीज द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन क्लेम करने वाले कैंडिडेट्स अपने वैलिड सर्टिफिकेट्स जरूर रखें। ठीक है, देन नेक्स्ट हॉल टिकट। हॉल टिकट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और हॉल टिकट पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा आपके यहाँ। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को केवल अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर पर ही एग्जाम देने के लिए अनुमति होगी। एग्जामिनेशन सेंटर में बाद में चेंज की अनुमति नहीं होगी। ठीक, देन अब कुछ फाइनल इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक फुलफिल करनी होगी। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट ये है, अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत दी गई या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाया गया तो कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी किसी भी स्टेज पर कैंसिल की जा सकती है। ठीक, देन इंस्टीट्यूट को कैंडिडेचर कैंसिल करने और फ्यूचर एग्जामिनेशन से डेबर करने का अथॉरिटी होगा अगर कैंडिडेट मिसकंडक्ट या चीटिंग जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया गया तो। देन फाइनल फॉर्म फिलिंग चेकलिस्ट। आप लास्ट में फॉर्म भरते समय ये सारी चेकलिस्ट जरूर ध्यान दे दें, तो ये चेकलिस्ट आप जरूर सेव कर लीजिएगा। पहला एलिजिबिलिटी चेक, आपको एलिजिबिलिटी पूरी चेक करनी है। देन एज चेक करना है कि 1 जुलाई 2026 तक आपकी एज 21 साल तक हो गई है या 40 साल से ऊपर तो नहीं है। देन थर्ड, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है या नहीं। देन फोर्थ, GNM कैंडिडेट्स का 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेड हॉस्पिटल का है या नहीं। कैटेगरी डोमिसाइल चेक करना है, कैटेगरीज जो भी हैं उसके सर्टिफिकेट्स देने हैं। OBC EWS सर्टिफिकेट्स डेट चेक करना है कि वो 1 अप्रैल के बाद के हों। फोटो और सिग्नेचर रेडी कर रखना है और उसको एक सही फॉर्मेट में अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी करके रखना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर सारे चेक करना है सही फिल हैं या नहीं। फीस पेमेंट करना है, फाइनल रिव्यू करना है, देन सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा और करेक्शन को एक बार आप उसका पूरा देख लीजिएगा उस फॉर्म को अच्छे से कि उसमें जो भी करेक्शन के लिए होगा वो एक ही बार आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको करेक्शन का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये था जिम्स ग्रेटर नोएडा स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2026 का कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट और नॉर्सेट की ऐसी ही ऑथेंटिक और आसान जानकारी के लिए आप इस चैनल से बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।